नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीप जी के गुरुजी में। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, वे अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास रेगुलर चल रही थी। केमिस्ट्री क्लास में हमने 1 यूनिट कंप्लीट करके दूसरी यूनिट चला रखी थी। पिछली क्लास में हमने सेकंड यूनिट की वीबीटी पढ़ लिया था। वीबीटी दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने डिटेल में पढ़ा था। वीबीटी में हमने वीबीटी की परिभाषा, वीबीटी की अवधारणा, वीबीटी के नियम और वीबीटी की कमियां देखी थी। और साथ में हमने आपको बता दिया कि वीबीटी की कमियां इम्पोर्टेंट हैं, तो आप वीबीटी की कमियां याद कर लेना। अगर दोस्तों आपको वीबीटी समझ में आ गया है तो आप कमेंट में वीबीटी की परिभाषा लिख के बताएं, जिससे हमें पता चल जाए आपको समझ में आया है या नहीं समझ में आया। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम संकरण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, संकरण एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। हर साल संकरण का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। और दोस्तों, संकरण टॉपिक है, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होने वाला है और एक इजी टॉपिक भी होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपने 11वीं 12वीं क्लास में भी संकरण के बारे में कुछ पढ़ा था, बस फर्क इतना था वहाँ पर थोड़ा कम पढ़ा था। अब हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बाकी वही कॉन्सेप्ट वहाँ लगे थे वही यहाँ लगेंगे। जो नियम संकरण के वहाँ थे वही नियम यहाँ लगेंगे। जो संकरण की परिभाषा वहाँ थी वही परिभाषा हम यहाँ पढ़ेंगे। जो एग्जाम्पल वहाँ पर थे संकरण की वही एग्जाम्पल हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। जो प्रकार संकरण के वहाँ थे वही प्रकार हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। कोई डिफरेंट नहीं है, सेम है। बस आपको सिर्फ एक बार देखना है, आपको संकरण ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके दोस्तों, और एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन भी 100% मिलेगा, ये मेरा दावा है संकरण का। और वो क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा, ये भी मेरा वादा है। ओके दोस्तों, तो संकरण की परिभाषा, संकरण किसने दिया, संकरण क्या होता है, संकरण के नियम क्या हैं, संकरण कितने प्रकार का होता है, संकरण कैसे निकालेंगे, संकरण कैसे ज्ञात करेंगे, इन सभी बातों को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो आप पेंसिल्स बनाकर क्लास को एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम संकरण के बारे में बेसिक बात करते हैं। तो बेसिक बात क्या है कि संकरण का प्रतिपादन पोलिंग ने किया था। ओके दोस्तों, ने संकरण जो नियम दिया था वो पोलिंग ने दिया था। अब आप कमेंट करके बताओ कि वीबीटी किसने दी थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि संकरण एक काल्पनिक घटना है। मतलब कि संकरण का वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं है, ये ओनली फॉर एक काल्पनिक घटना है। संकरण एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों आप कोई कंपटीशन एग्जाम या कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हो और उस एग्जाम के सिलेबस में अगर केमिस्ट्री है तो वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि संकरण है ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी। तो दोस्तों, संकरण एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। संकरण एक ऊष्माशोषी क्रिया है जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं संकरण की परिभाषा। तो दोस्तों, संकरण की परिभाषा लिखी हुई है कि किसी परमाणु की लगभग समान ऊर्जा परंतु भिन्न भिन्न आकृति वाले परमाणु कक्षक संयोग करके समान आकृति व समान ऊर्जा वाले उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाते हैं। यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है एवं बनने वाले नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। क्या थी परिभाषा की, माना कोई परमाणु है, उसके जो कक्षक हैं वे समान ऊर्जा व भिन्न भिन्न आकृति के होते हैं, जो आपस में संकृत होकर या संयोग करके उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा व समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। इस क्रिया को संकरण कहते हैं। वह नए बने कक्षक संकृत कक्षक कहलाते हैं। मतलब कि दोस्तों, एक अपना ए परमाणु है, एक अपना बी परमाणु है। अब ए का परमाणु कक्षक है और बी का भी कक्षक है। इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा तो समान है, लेकिन दोस्तों ये आकृति भिन्न भिन्न है। ये आपस में मिलकर समान ऊर्जा और समान आकृति वाले नए कक्षक बना लेते हैं। इस क्रिया को संकरण कहते हैं। मतलब कि ए और बी हैं जिनकी समान ऊर्जा है लेकिन आकृति भिन्न भिन्न है, ये आपस में मिलकर सी और डी बना लेते हैं और सी और डी की आकृति समान और ऊर्जा भी समान होता है। इस क्रिया को संकरण कहते हैं। वह नए बनने वाले कक्षकों को संकृत कक्षक कहते हैं। ओके दोस्तों, ये कोई खास बात नहीं है। अब हम पढ़ेंगे संकरण के नियम। अभी तक हमने संकरण की परिभाषा, संकरण किसने दिया, संकरण एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया होती है, संकरण एक काल्पनिक प्रक्रिया होती है, ये चीज़ हमने देख ली थी। अब हम पढ़ेंगे संकरण के नियम, रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण में क्या क्या नियम लगते हैं वो नियम देखते हैं। तो दोस्तों, संकरण का पहला नियम है, संकरण में एक ही परमाणु की लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक भाग लेते हैं। मतलब कि दोस्तों, संकरण में समान ऊर्जा वाले कक्षक ही भाग लेंगे।
इसका दूसरा पॉइंट है, संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षक एवं बनने वाले संकृत कक्षक की संख्या समान होगी। मतलब कि अगर 2 कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण में तो बने भी 2, अगर 5 कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं तो बनेंगे भी 5 ही, अगर 6 कक्षक भाग ले रहे हैं तो बनेंगे भी कितने, 6। मतलब जितने भाग लेंगे उतने ही नए कक्षक बनेंगे। ये संकरण का दूसरा नियम है। अब हम संकरण का तीसरा नियम पढ़ते हैं कि संकरण में परमाणुीय कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। मतलब कि दोस्तों संकरण है वो पूरा कक्ष को ऊपर डिपेंड रहता है, न कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर। संकरण में इलेक्ट्रॉन का कोई भी रोल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का रोल होता है वीवीटी में, लेकिन संकरण में कक्षक का रोल होता है। इसका चौथा नियम है कि संकरण के आधार पर अणु का बंध कोण व ज्यामिति की व्याख्या कर सकते हैं। ये दोस्तों आप समझते हो कि संकरण के आधार पर हम किसी भी अणु है उसकी ज्यामिति मतलब कि उसकी आकृति और उसके बंध कोण की व्याख्या कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों आप एग्जाम्पल से समझना कि एचपी संकरण है। दोस्तों आपको पता है कि एचपी संकरण में आकृति रेखीय बोले तो लीनियर होती है और बंध कोण 180 डिग्री होता है। तो हमें पता चलेगा कि संकरण को देखकर हम उसकी आकृति और उसके बंध कोण बता सकते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल नहीं कि अपना संकरण हमें पता लगा sp2 संकरण है किसी अणु में, तो दोस्तों sp2 संकरण में बंध कोण 120 डिग्री का होता है और आकृति समतलीय त्रिभुजाकार होती है। इसी प्रकार sp3 संकरण में बंध कोण 90 डिग्री का होता है और आकृति चतुष्फलकी हो जाती है। इसी प्रकार हम संकरण को देखकर उसकी ज्यामिति और उसके बंध कोण का पता लगा सकते हैं। इसका नेक्स्ट नियम है कि संकृत कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, इस कारण ये प्रबल बंध बनाते हैं। मतलब संकृत कक्षक होते हैं वो दिशात्मक होते हैं, इस कारण प्रबल बंध मतलब उसके बंध होता है वो मजबूत बंध होता है। कि दोस्तों इसका छठा नियम आप ऐड कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि संकरण में एक परमाणु ही भाग लेता है। क्योंकि दोस्तों 2 परमाणु या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बना लेते हैं, और दोस्तों अणु की व्याख्या तो MOT करता है, न कि संकरण। संकरण ओनली 4 परमाणु की व्याख्या करता है और ओनली एक परमाणु की व्याख्या करता है। अगर 2 परमाणु हैं तो 2 परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाएंगे, और अणु की व्याख्या संकरण नहीं करता है, अणु की व्याख्या MOT करता है। ये दोस्तों संकरण के नियम है। संकरण की परिभाषा और संकरण के नियम हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे संकरण के प्रकार। ओके दोस्तों, प्रकार दोस्तों हमें पता है कि संकरण के प्रकार sp, sp2, sp3 इस प्रकार 7-8 प्रकार होते हैं जो हमने 11 बारे में पढ़ा था। ओके दोस्तों, वही प्रकार हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इनके प्रकारों को एक टेबल में बना रखा है। आपको दोस्तों ये टेबल याद रखनी होगी। इस टेबल के थ्रू आप प्रत्येक संकरण को विस्तार से समझा सकेंगे। हम भी पहले हम टेबल को समझेंगे, उसके बाद हम एक एक को समझेंगे। इन्हें एक एक मतलब कि पहले हम SP को, फिर SP2 को, फिर SP3 को, एक एक को लेंगे और एक एक को डिटेल में समझेंगे। लेकिन अब हम इस टेबल को समझेंगे। इस टेबल में ही जो 8 प्रकार होते हैं संकरण के, उन सभी को इस टेबल के थ्रू ही समझ लेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस टेबल में 4 पॉइंट दिए हुए हैं कि एक तो संकरण का प्रकार, एक शेप बोले तो आकृति, एक बॉन्ड एंगल बोले तो बंध कोण, एक एग्जाम्पल। ओके दोस्तों, इस टेबल में आप एग्जाम्पल के पॉइंट को काट भी सकते हो, क्योंकि दोस्तों आप इस टेबल के थ्रू अगर एग्जाम्पल याद करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, 100% गारंटी है। अब आप कहोगे सर फिर एग्जाम्पल कैसे याद करें? जब हम डिटेल में संकरण को पढ़ेंगे, मतलब कि SP को, फिर उसके बाद SP2 को, उसके बाद SP3, जिस प्रकार हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे उसी प्रकार उसके साथ साथ हम उसके एग्जाम्पल भी लिखते जाएंगे, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो, उसका एग्जाम्पल याद हो जाए। मतलब कि जब हम SP को डिटेल में पढ़ेंगे तो SP का एग्जाम्पल लिख देंगे, जब हम SP2 को पढ़ेंगे डिटेल में तो हम SP2 का एग्जाम्पल को समझेंगे, जब हम SP3 को पढ़ेंगे तो हम उसके एग्जाम्पल को भी वहाँ पर ही समझेंगे। तो आप इस टेबल में इस एग्जाम्पल के पॉइंट को काट सकते हो। इस टेबल में आप सिर्फ पॉइंट 3 नोट कर लेना, संकरण का प्रकार, शेप बोल तो आकृति, और बॉन्ड एंगल बोल तो बंध कोण। ओके दोस्तों, तो हम एक एक को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रकार होने वाला है HP संकरण। अब HP संकरण में एक S और एक P कक्षक आपस में मिलकर 2SP संकृत कक्षक बनाते हैं। ये परिभाषा हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम सिर्फ देखने वाले हैं कि संकरण का प्रकार SP है, उस संकरण में आकृति लीनियर बोले तो रेखीय होने वाली है। आकृति रेखीय होगी तो बंध
कोण 180 डिग्री का होगा। आपको पता है कि कोई भी आकृति अगर ऐसे रेखी है तो उसमें बंद कोण जायज़ की बात है 180 डिग्री का ही होना। और ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल पर अभी आप नॉर्मल से ध्यान दे लो, बाकी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसका एग्जाम्पल को। तो हमने क्या पढ़ा कि एचपी संकर्ण उसकी आकृति लीनियर होगी, बोल तो रेखीय होगी और बंद कोण 180 डिग्री का होगा। दूसरा प्रकार है कि sp2 संकर्ण। sp2 संकर्ण में एक एस और 2p कक्षक भाग लेंगे। इसमें आकृति ट्राइगोनल प्लेनर बोले तो त्रिभुजाकार समतलीय होगी और बंद कोण 120 डिग्री होगा, मतलब आकृति इस त्रिभुजाकार होगी। अब त्रिभुज में 120 डिग्री कोण होता है, नॉर्मल सी बात है, इसका एग्जांपल है। ओके दोस्तों, इसका तीसरा प्रकार है संकर्ण का sp3 संकर्ण। sp3 संकर्ण में आकृति टेट्राहेड्रल टीडी बोले तो चतुष्फलकी होगी और उसका बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होगा और इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट संकर्ण का प्रकार है sp3d संकर्ण। sp3d संकर्ण में एक s 3p और एक डी कक्षक आपस में भाग लेते हैं और इसमें आकृति ट्राइगोनल बाइपिरामिडीय बोले तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगी, जिसको शॉर्ट में हम TBP बोलेंगे। इसमें बंद कोण 90 डिग्री 120 डिग्री व 180 डिग्री 3 प्रकार के बंद देखने को मिलेंगे और इसके एग्जाम्पल होने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट प्रकार है संकर्ण का sp3d2 संकर्ण, यानी कि एक s 3p और 2d कक्षक आपस में मिलकर संकर्ण करते हैं और इसमें आकृति ऑक्टाहेड्रल बोल तो OH बोले तो अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय होती है और उसमें बंद कोण 90 डिग्री 120 डिग्री का होता है। अब हम संकर्ण का लास्ट प्रकार पढ़ते हैं, जो प्रकार है sp3d3 संकर्ण। sp3d3 संकर्ण में एक s 3p व 3d कक्षक आपस में भाग लेते हैं। इसमें आकृति पेंटागोनल बाइपिरामिडीय बोले तो पंचकोणीय द्विपिरामिडीय होती है और इसमें बंद कोण 72 डिग्री 180 डिग्री का होता है और इसका एग्जाम्पल IF7 व XEF6 होता है। ओके दोस्तों, ये हमने टेबल आगे को दोबारा देखते हैं जिससे आपको दिमाग में सेट हो जाए। संकर्ण है HP संकर्ण, आकृति लीनियर और बंद कोण 180 डिग्री। संकर्ण है sp2 संकर्ण, आकृति ट्राइगोनल प्लेनर, बंद कोण 120 डिग्री। संकर्ण है sp3, आकृति है टेट्राहेड्रल और बंद कोण है 109 डिग्री 28 मिनट का। संकर्ण का प्रकार है sp3d संकर्ण, आकृति है ट्राइगोनल बाइपिरामिडीय और बंद कोण है 90 डिग्री 120 डिग्री व 180 डिग्री का। संकर्ण का प्रकार है sp3d2, आकृति है ऑक्टाहेड्रल और बंद कोण है अपना 90 डिग्री 120 डिग्री। संकर्ण का प्रकार है sp3d3 संकर्ण और उसकी आकृति है पेंटागोनल बाइपिरामिडीय और अपना बंद कोण होने वाला है 72 डिग्री व 180 डिग्री। ओके दोस्तों, अभी तक हमने संकर्ण की परिभाषा, संकर्ण की अवधारणा, संकर्ण के नियम व संकर्ण के प्रकार की टेबल पढ़ी थी। टेबल में हमने सभी संकर्ण के प्रकारों को देख लिया था, उन संकर्ण में आकृति और बंद कोण उसका एग्जाम्पल को देख लिया था। ओके दोस्तों, अब हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें एक एक संकर्ण को, यानी पहले sp को, फिर sp2 को, फिर sp3 को, एक एक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास इतनी ही। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। वह अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें। वह चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राम राम।